Good evening, all of you. Today we are going to study about the chapter 1 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें कि डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी डेफिनेशंस है। दिस एक्ट में बी व्हाट इज सेक्शन 1 ऑफ द, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा कि सेक्शन 1 और 2 क्या कहता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कि ओल्ड था, बट द कंटेंट इज सेम, सारा कुछ सेम है उसके अंदर। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 1 एंड 2 क्या कहता है, जो कि पहले सेक्शन 2 है, जो जो वो पहले सेक्शन 3 था इंटरप्रिटेशन क्लोज में, बट नाउ इट इज सेक्शन 2। सो उस पे हम ओल्ड एक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, हम टोटल कंटेंट पे फोकस करेंगे कि आपका कंटेंट क्या कहता है। नंबर 1, सेक्शन 1 क्या कहता है आपका, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या होता है, एक एक्ट का नाम क्या है। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दैट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। एंड जो है नेक्स्ट है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, किन किन केस में इसको अप्लाई किया जाएगा। एंड कमेंसमेंट, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023 इज द कमेंसमेंट डेट। शॉर्ट टाइटल इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड इट विल अप्लाई, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, इट विल अप्लाई ओनली ऑन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जिसके अंदर जो है जजेस की इन्वॉल्वमेंट होगी, कोर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। वहीं पे जो है ये एक्ट अप्लाई होगा, जहां पे डिसीजन देने की पावर होगी वहीं पे एक्ट अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। कोर्ट्स मार्शल क्या होता है, कोर्ट्स मार्शल जो आर्मी के, नेवी के, जो अपने उनके, जो अगर अगर उनका कोई एम्प्लॉय कुछ ऐसा एक्ट कर देता है जो कि एविडेंस से रिलेटेड हो, जो कि क्राइम हो, लाइक, या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो, कुछ भी ऐसा एक्ट है, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन उनमें जो है एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, बट नॉट टू एफिडेविट्स। प्योरली एफिडेविट्स में आपका एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पर्सन जो है खुद उसको पर्सनली कोर्ट में प्रोवाइड कर रहा है। नो टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल मैटर्स कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय एन आर्बिट्रेटर, तो उसके अंदर भी एविडेंस लॉ जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, वो अप्लाई नहीं होगा। जो हम देखते हैं कि हम एविडेंस लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज विदाउट एविडेंस, विदाउट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में कोई भी जो है केस डिसाइड नहीं कर पाएगा। अगर हम उनको देखें, प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट्स को, वो हमेशा सच बोलते हैं। जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, तब तक वो सच ही बोलते हैं, बट उनकी बात को प्रूव कौन करेगा। एक पर्सन बोलता है कि आपने क्राइम, मैंने क्राइम नहीं किया, नहीं किया। दूसरा बोलता है इसी ने क्राइम किया है। अब वो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये डिनाई किए जा रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं कोर्ट के सामने। तो अब ये क्या पता है कि क्या, उसका लिए प्रूफ भी तो कोर्ट में कुछ चाहिए, अदरवाइज जज जो है डिसीजन नहीं दे पाएगा। सो इन दैट केस द एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन द कोर्ट्स। इफ यू लुक एट द section, if you look at section 2, there are definitions on the under the act which were in section 3 in the old act of the Indian Evidence Act 1872। जो old act था उसके section 3 में जो definitions थी, और section 4 में may presume, shall presume, conclusive proof था, वो सबका सब section 2 में डाल दिया है। तो जो है section 2 जो है आपका जो है टोटल डेफिनेशन क्लोज बन गया है। तो सेक्शन 2 क्या कहता है डेफिनेशंस में, कोर्ट क्या होता है, court includes all judges and magistrates and all other persons except arbitrators। लीगली आर्बिट्रेटर का हमने पढ़ लिया कि दे आर नॉट लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, तो आर्बिट्रेटर्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। बट जहाँ पे भी जजेस और मैजिस्ट्रेट्स होंगे, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, उसको जो है हमने कोर्ट का है। एंड ऑल पर्सन्स इंक्लूडेड अंडर दैट विल बी कंसीडर एज अ कोर्ट। एंड अगर हम सेकंड डेफिनेशन पे जाएं, द कंक्लूसिव प्रूफ। Conclusive proof means when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another। एक फैक्ट जो है दूसरे का conclusive proof कैसे हो सकता है, लाइक अगर एक डॉक्टर की स्टेटमेंट एक केस में ले ली गई है, उसके बाद हम उस डॉक्टर को द्वारा सेम पेशेंट के लिए सेम केस में या किसी और केस में, अगर हमें सेम पेशेंट की रिक्वायरमेंट है,
या फिर जो है उसने कितनी पनिशमेंट दी थी उसे, तो वो जो अगर पहले कंक्लूसिव प्रूफ आ चुका है, सॉरी, क्या क्या ट्रीटमेंट किया था, कितने टाइम का उस पेशेंट को रेस्ट बोला था, क्या उसकी डिसेबिलिटी थी, कितना उसका बिल बना था, कोई भी अगर चीज हम डॉक्टर से पहले पूछ चुके हैं, एक बार एक केस में प्रूव कर चुके हैं, तो सेकंड केस में भी वो सेम ही प्रूव होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। एक बार एक अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रूव कर चुका है कि शी इज माई वाइफ, मेरी वहां मंदिर में मैरिज हुई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो सेम चीज जो है नेक्स्ट केस में कभी भी वो लाइफ टाइम डिनाई नहीं कर सकता कि अगर मेरी वाइफ कोई और है, ये नहीं है, क्योंकि वो एक बार उसका प्रूफ ले चुका है, एंड दैट विल बी कंसीडर एज अ कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द नेक्स्ट केस। अगले केस में उस चीज को दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है डिसप्रूव्ड। अगर कोई फैक्ट कोर्ट में आ रहा है, कोई स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर आ रही है, तो उसके अंदर जो है वो जो है डिसअप्रूव हो जाती है, डिसप्रूव हो जाती है, मतलब कि कोर्ट उसको डिसप्रूव कर देता है। स्टेटमेंट मैंने बोला कोर्ट को, मैंने मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास एक विटनेस है, उसकी स्टेटमेंट हमें कोर्ट में चाहिए, उन्होंने अलाउ कर दिया, मैंने विटनेस को बुला लिया, केस जो है वहां पे उसने स्टेटमेंट दे दी, बट कोर्ट ने डिसप्रूव कर दी क्योंकि दैट वाज नॉट कनेक्टेड टू द केस, वो केस से कनेक्टेड नहीं थी, तो हमने उसे हटा दिया। अब वो आगे की जो प्रोसीडिंग्स में एडमिसिबल नहीं हो सकती, नहीं यूज हो सकती, क्योंकि एक बार वो डिसप्रूव हो चुकी है। दैट मीन स्टेटमेंट कोर्ट में आई थी, बट उसके बाद वो प्रूव नहीं हुई। इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, द कोर्ट के अंदर जो है मैटर कंसीडर करने के बाद either believes that it does not exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। एक नॉर्मल सा बंदा, प्रूडेंट नॉलेजेबल पर्सन भी समझ जाएगा कि इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये जो है इसको जो है मतलब कि इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, और दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द केस। अगर ये चीज एक बार पहले प्रूव होगी, तो वो जो है फ्यूचर में किसी भी स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी उसमें जो है इंक्लूड, क्योंकि एक बार ये फैक्ट आ चुका है, नेक्स्ट उसकी डेट्स जब भी लगेंगी, जब तक केस चलेगा, उस चीज को प्रूव नहीं किया जाएगा, बिकॉज दैट इज डिसप्रूव्ड। अगर दोबारा से एडवोकेट एक क्वेश्चन उठाता है कि हमें जो है इसको दोबारा रीओपन करना है, देयर मस्ट बी सम ग्राउंड्स, सम रीजनेबल ग्राउंड्स, अदरवाइज आप उस स्टेटमेंट को रीओपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? एवरीथिंग इज द डॉक्यूमेंट, एनी मैटर expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, marks। कोई भी चीज को हमने डॉक्यूमेंट बोले, सिर्फ कागज डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लेटर्स हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फिगर्स है वहां पे ये मूर्ति लगी हुई थी वो भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई मार्क्स है वहां पे ये एरो के निशान थे वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। एवरीथिंग इज द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। A writing is a document, that is clear. Words printed, lithographed and photographed are the documents। जितने भी words printed है, lithographed है, photographed है, वो सब documents है। A map और plan is a document। A map, किसी ने कोई नक्शा बनाया हुआ है, अगर मेरे हाथ लग गया कि उसने जो है वहां पे ब्लास्ट करने थे कॉन्टिन्यूस सीरीज में, उसने जो है कुछ भी एक ऐसा क्राइम करना था कॉन्टिन्यूस सीरीज में, उसका एक नक्शा फ्रेम किया हुआ है, एक नक्शा बनाया हुआ है, तो दैट इज द एंड। अगर मुझे वो मिल गया वो भी डॉक्यूमेंट है, या मुझे किसी भी टाइप का अगर मैप हाथ में, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्डिंग्स लिखी हो, अगर एक नक्शा भी बना हुआ है, प्लान बना हुआ है कोई, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। कहीं पे कोई स्टोन पे, मेटल प्लेट पे कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज अ डॉक्यूमेंट। अ सेरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल सर्वर लॉग्स विच इज एडेड इन न्यू एक्ट, ओल्ड एक्ट में ये नहीं था। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन emails, server logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidence and voicemail messages stored on digital device are। डिजिटल डिवाइस में दैट मीन्स आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी कोई डाटा स्टोर्ड है, किस टाइप से, लाइक आपके जो है मैसेजेस की फॉर्म में, वेबसाइट्स की फॉर्म में, लोकेशनल एविडेंस, वॉइस मेल्स, everything will be considered as a document under the act। Now, what do you mean by the evidence? If we look at the meaning of the evidence,
all statements including statements given electronically which the court permits or requires to be made before। जिन भी स्टेटमेंट्स को कोर्ट परमिट कर रहा है सामने आने के लिए, कोर्ट में देने के लिए, देन एवरी स्टेटमेंट इज द एविडेंस। तो वो सारी की सारी अंडर विच इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट, जो आपका सब्जेक्ट मैटर कोर्ट में आया है जिसके रिगार्डिंग केस चल रहा है उससे रिलेटेड जो है आपका मैटर होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो अंडर इंक्वायरी होनी चाहिए। एंड सच वो जो है जो भी विटनेस प्रोड्यूस करेगा जिसको कि हम ऑरल एविडेंस कहेंगे, ऑल द थिंग्स विल बी इंक्लूडेड एज एन एविडेंस। कोर्ट ने परमिशन दी कौन से मैटर की, जो मैटर जो है आपके कोर्ट में चल रहा है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को लाने की, विटनेसेस की, उनके ऑरल एविडेंस की। तो ऑल द स्टेटमेंट्स विल बी कंसिडर्ड अंडर द एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हमने पहले पढ़ा है और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑल आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फैक्ट। फैक्ट मींस, फैक्ट क्या है? हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि फैक्ट हो, उससे रिलेटेड हो, फैक्ट से रिलेटेड हो। फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये है कि जो भी स्टेटमेंट कोर्ट में आती है दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज फैक्ट। एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग्स, पोजीशन ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स, उससे रिलेशन। एक मर्डर हुआ है, मुझे उससे रिलेटेड एक चाकू मिल गया, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो मैं अपनी सेंसेस से अपनी क्या बोलेंगे उसे, जो मैं अपनी सेंसेस से फील कर सकता हूँ। लाइक आईज, नोज, ईयर, मैंने ये सुना, मैंने ये उसको बोलते हुए देखा, मैंने जो है अपनी आईज से मैंने ये जो है स्मेल फील की, वहां पे कुछ जलने की स्मेल थी। एवरीथिंग विल बी कंसीडर एज अ फैक्ट। जितनी भी स्टेटमेंट एक क्राइम के रिगार्डिंग कोर्ट में आती हैं, किसी केस के रिगार्डिंग कोर्ट में आती हैं, दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर केस, अदरवाइज दोज विल नॉट बी कंसिडर्ड। उस केस से कनेक्टेड होनी चाहिए वो सारी फैक्ट्स हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई मेंटल कंडीशन है जिसमें जो है पर्सन कॉन्शियस है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अगर मैं कहूँ कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो जो है एक अच्छा इंसान नहीं है, वो जो है सबके साथ ऐसे ही करता है, ये मेरी मेंटल कंडीशन है, मेरे साथ नहीं किया बट सबके साथ करता है, ये मेरी मेंटल कंडीशन है। तो फिर मेंटल कंडीशन जो है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आती है दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। If you look at the illustrations, there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। कुछ सामान जो है कुछ जगह पे जो है पर्टिकुलर प्लेस पे जो है कुछ ऐसे तरीके से पड़ा है कि इधर बेड पड़ा है, उधर चेयर्स पड़ी हैं, 4 चेयर्स थी, वट एवर, कुछ अरेंज्ड सामान है वहां पे, ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज अ फैक्ट। दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग, जो उसने सुना, जो उसने देखा, वो फैक्ट है। दैट अ पर्सन सैड सर्टेन वर्ड्स, उसने कुछ कहा, वो फैक्ट है। सो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द थिंग्स आर द फैक्ट्स। Now next is the fact in or the opinion which is formed by the person intentionally, faithfully, fraudulently, जितनी भी स्टेटमेंट उसके अंदर आती है सारी की सारी फैक्ट्स है। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है? अब अगर आपको ये कहा जाए कि एक केस आपको दे दिया, इसके इश्यूज राइज करो, इसके इश्यूज, ए मर्डर्ड बी, अगर आपको एक चीज बोल दिया ए मर्डर्ड बी, आप क्या क्या कंसीडर करोगे? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, राइट्स, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, एजर्टेड, डिनाइड, आप हर चीज को जो है वहां पे कंसीडर करोगे। उसके बाद आपका क्या निकलेगा कि आप क्या उसमें दोगे? जो आपकी इलस्ट्रेशन है, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। अब इसके इश्यूज राइज करने हैं, कौन से इश्यूज होंगे, आप कैसे बनाओगे? आपके पास कोई क्ल्यू नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास एक स्टेटमेंट आई है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए जो है एक्यूज्ड है, उसने बी का मर्डर किया। अब आप क्या क्या देखोगे कि ए ने ही बी का मर्डर किया या सी ने तो नहीं किया? ये पक्का है कि ए को चाकू चलाना आता था या वो इतना डेयरिंग है? उसकी इंटेंशन क्या थी? सेकंड पॉइंट, दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ। ए की इंटेंशन क्या थी? उसकी उसकी इच्छा थी उसको मारने की, दैट ये जानबूझ के मारा या सेल्फ डिफेंस में मारा। और ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, हुई सेल्फ डिफेंस। उसने जो है, बी ने जो है उसको इतना प्रोवोक किया, इतना उसे पे प्रेशर डाला कि वो जो है उसने वो बी को मारने को तैयार हो गया गुस्से में। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ was by reason of unsoundness of mind or incapable of knowing the nature of that। क्या तो अनसाउंडनेस थी माइंड की, या वो इनकेपेबल था उस एक्ट को जानने में, दैट मीन्स वो इंटॉक्सिकेटेड था, उसे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
तो उसके रीजंस फाइंड आउट करके ही आप केस को फाइंड आउट कर सकते हो, इश्यूज फ्रेम कर सकते हो कि इंटेंशन क्या थी, रीजंस क्या थे, मारना ही था, मर्डरर है, पहले भी कर चुका, नेचर है, सबको खत्म करना है, क्या रीजन है इसका उसका मर्डर का। सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज इश्यूज। नेक्स्ट आता है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम इज द थिंग लाइक आई दैट द कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे जो है कोर्ट को जो है कुछ क्लू मिलते ही नहीं है, तो वहां पे वो कुछ चीजों को प्रिज्यूम करके चलता है, क्योंकि मर्डर तो हुआ है, उसने प्रिजम्पशन लगा दी कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसके घर से ये मिला है, इसके घर से वो मिला है, और इसकी जो है इसके एक सीसीटीवी कैमरे में इसकी गाड़ी आ रही है, बहुत सारे कुछ ऐसे प्रूफ मिल रहे हैं जो कि स्टेटेड नहीं है, जो श्योर नहीं है, बट इवन देन वो मिल रहे हैं। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट कुछ आइडियाज लगा सकता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो दैट इज द मे प्रिज्यूम। कुछ स्टेटमेंट्स पे प्रिजम्पशन लग जाती है। नॉट प्रूव्ड क्या होता है नेक्स्ट, कि जिसको जो है कोर्ट में प्रूव ही नहीं किया गया, लेके ही नहीं जाया गया, उसको जो है कोर्ट में प्रूव ही नहीं किया गया, उसको कोर्ट में लेके ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स थी, मैंने बोला जज साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने मना कर दिया, दी स्टेटमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड टू द केस, ये स्टेटमेंट केस से कनेक्टेड नहीं है, इन विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसमें क्या है कि दैट इज द नॉट प्रूव्ड, तो उनको जो है उन स्टेटमेंट्स को प्रूव मे बी रिक्वायर्ड लेटर ऑन, बट अगेन देयर मस्ट बी रीजनेबल कॉज। नेक्स्ट इज प्रूव्ड। अगर हम देखें प्रूव्ड क्या है, जो स्टेटमेंट गई और प्रूव हो गई, दैट इज प्रूव्ड। रेलिवेंट क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है लैंग्वेज। प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन, प्रूव की डेफिनेशन में बता रही हूँ, सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट, मतलब कि जो एक नॉलेजेबल पर्सन सोचता है, उसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है दैट वो चीज जो है प्रूव कर दी गई है। रेलिवेंट क्या है, रेलिवेंट विच इज कनेक्टेड टू द केस, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक स्टेटमेंट केस से कनेक्टेड है या नहीं है, प्रूफ की रेलिवेंसी को फाउंड वो सॉरी फाउंड करना, कि फाइंड करना कि उसको जो है प्रूव की रेलेवेंसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना कि वहां पे जो है उस प्रूफ की रेलेवेंसी क्या है, उस केस के साथ उस विटनेस की रेलेवेंसी क्या है, उस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी क्या है, वेदर दो स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड टू द केस और नॉट। कोर्ट उस पर्टिकुलर केस से बाहर नहीं जाएगा, जो एलिगेशन एक पर्सन ने लगाए हैं कोर्ट सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड रहेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। तो व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज इररेलेवेंट, दैट विल फाउंड बाय द कोर्ट ओनली। नेक्स्ट, शेल प्रिज्यूम मीन्स, पहले हमने मे प्रिज्यूम पढ़ा था, कोर्ट कुछ प्रिज्यूम कर सकता है, बट कहीं जगह आता है शेल प्रिज्यूम। एक केस है उसके अंदर कोई क्लू ही नहीं मिल रहा, कोर्ट कुछ चीजों को हम अब कहते हैं आप प्रूव कर दो तो ठीक है, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, आपके हाथ में चाकू था, आपके हाथ में रिवॉल्वर था, आपको चोरी करते देखा गया, दैट्स ऑल। तो फिर अब आप प्रूव कर दो अगर आप नहीं हो, अदरवाइज आपको, तो उसमें क्या है, हमने डायरेक्ट नहीं देखा उसे चोरी करते, हमने घुसते हुए देखा। वो कहता है कि पहले ही सामान गायब था, मुझे पता ही नहीं, लेकिन वो गया क्यों। तो दिस इज द शेल प्रिज्यूम। कोर्ट ने अगर प्रिजम्पशन लगा दी शेल में, तो दैट इज मैंडेटरी, आपको जो है उसको प्रूव करना पड़े। So this was all about chapter 1. So section 1 and 2, all these are the definitions which are very much important. Next we will study chapter 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. Thank you.